साथियों नमस्कार। मैं वीरेंद्र राठी आपके साथ। साथियों, जैसा सर्वविदित है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है और इस चुनावी बिगुल में जो हमारा हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश का जो चुनाव होना है वो 25 मई को होना निश्चित हुआ है। छठे चरण में हरियाणा प्रदेश को मतदान के लिए रखा गया है। बहुत लंबा समय चुनावी तारीखों के हिसाब से हरियाणा प्रदेश के जो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे उनके लिए बचा है साथियों। लेकिन इस समय में जैसा हर चुनाव में होता है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता जिनकी टिकट कंफर्म नहीं होती लोकसभा में, किसी की विधानसभा में जिसको नहीं लगता कि वो दल बदलने का काम करते हैं। उस प्रकार का की जो शुरुआत है वो हरियाणा प्रदेश में हो चुकी है। पहले तो आप हिसार के सांसद के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ब्रजेंद्र सिंह जी ने भाजपा से इस्तीफा देकर के कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। फिर जिस प्रकार से नाटकीय घटनाक्रम के तहत जेजेपी और भाजपा अलग हुई और नाटकीय घटनाक्रम के आधार पे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने बदला। मंत्रिमंडल से 4 पूर्व मंत्रियों को ड्रॉप किया गया, कुछ नए चेहरों को शामिल किया गया। एक राजनीति का साथियों हिस्सा होता है। लेकिन इस कड़ी में जो कमजोर पार्टी लोकसभा के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता मान करके चल रही थी कि अब जेजेपी का क्या होगा, कि जेजेपी लोकसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, या कितनी सीटों पर लड़ेगी। और खुद जेजेपी के नेताओं का ये कहना है मित्रों कि हम 2-3 सीट फोकस करके भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर 10 की 10 पे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो। लेकिन कल एक बड़ा नेता जो अपने आप को, बड़े नेता तो अपने आप को सभी बड़े मानते हैं, लेकिन पूर्व विधायक रहे हैं और पिछले 3-4 साल से वो लोकसभा चुनाव की तैयारी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से साथियों कर रहे थे, राव बहादुर सिंह जी। किसी जमाने में इनेलो से विधायक बने थे, इनेलो छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आए थे। उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम भी कांग्रेस पार्टी के करवाए। 1-2 प्रोग्राम के अंदर तो आशा हुड्डा जी को भी उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि बुलाया था, जो बुजुर्गों के मान सम्मान या कर्मचारियों के मान सम्मान का कोई कार्यक्रम उन्होंने मित्रों किया होगा। लेकिन अब उनको कहीं ये लगा कि कांग्रेस पार्टी से लोकसभा की तुम्हारी जो टिकट है वो पक्की नहीं लगती, क्योंकि वहां जो लड़ाई चल रही है टिकट के लिए वो एक श्रुति चौधरी, जो चौधरी बंसीलाल जी की पोती हैं और पहले भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रह भी चुकी हैं और 2 बार चुनाव हार भी चुकी हैं। और दूसरे जो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता हैं, जो महेंद्रगढ़ विधानसभा से वर्तमान समय में विधायक हैं, राव दान सिंह। भूपेंद्र हुड्डा गुट उनके नाम को कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में साथियों आगे करके चला हुआ है। लेकिन जनता का अनुमान मोटे तौर पे ये है कि चौधरी बंसीलाल का परिवार जो तकरीबन जो समय है वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बीता। एक बड़े नेता थे भिवानी के, बल्कि हरियाणा के बड़े नेता थे, और भिवानी उनका गृह जिला था, तो उसके अंदर उस परिवार की कमिट छाप है। प्रदेश की जनता ये मान करके चल रही है कि श्रुति चौधरी की टिकट काटना वहां से कोई आसान काम नहीं है साथियों। लेकिन बाई चांस अगर कोई ऐसा खेल हो भी जाए, ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल होता है साथियों, कि इसमें 19-20 अगर हो जाए तो फिर भूपेंद्र हुड्डा जी चाहेंगे कि उनके विश्वास पात्र राव दान सिंह जी को वो टिकट मिले। लेकिन राव बहादुर सिंह जी का नाम कहीं मजबूती के साथ भूपेंद्र हुड्डा गुट भी लोकसभा के टिकटार्थियों में उनका नाम शामिल नहीं करवा पा रहा था। तो जब उनको पूर्ण रूप से ये भनक लग गई कि कांग्रेस पार्टी से आपको लोकसभा की टिकट मिलने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को वहाँ पहले ही घोषणा उसकी कर दी है, धर्मवीर सिंह जी की, जो पहले से लगातार 2 बार के साथियों सांसद हैं, तो राव बहादुर सिंह जी के लिए कोई रास्ता नहीं था। पुराने राजनीतिक आदमी हैं, तो राजनीति में जब पैसा हो जाता है और शोहरत हो जाती है, बिजनेस ठीक ठाक होता है,
तो हर आदमी की एक तमन्ना होती है साथियों कि राजनीति में चुनाव लड़ा जाए। तो उनके मन में भी ये बात जागी होगी कि इतने साल से आप मेहनत कर रहे हो, आपने वृद्धों का सम्मान किया है, बुजुर्गों का सम्मान किया है, मातृशक्ति का सम्मान किया है या कर्मचारियों का सम्मान किया है। तो हर नेता जो है अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाने का रास्ता साथियों निकालते रहते हैं। वो रास्ता उन्होंने भी निकाल रखा था। तब उनको ये लगा इतनी मेहनत तुमने की है, इतना पैसा तुम खर्च कर चुके हो, तो इसका राजनीतिक फायदा तो उठाना ही है। तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी का साथियों कल दामन थाम लिया। और जो नेता जिस पार्टी में जाता है वो पार्टी एक ही दिन में साथियों अच्छी लगने लग जाती है। जिन बातों का उस नेता को भी पता नहीं होता, इस प्रकार का स्तुति गान उनके श्रीमुख से हमें सुनने को मिलता है। अब मैं एक पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति की या विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तकरीबन जो पार्टी छोड़ करके जाता है उसके नेताओं के ऊपर आरोप लगा करके जाता है, उसके अंदर कमियां निकाल करके जाता है। और जिस पार्टी में कोई भी नेता शामिल होता है तो उसकी खूबियां बताता, उसका स्तुति गान करता है। ये उन्होंने किया। एक दूसरे नेता साथियों जिन्होंने कल एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, रामपाल माजरा जी 3 बार के पहले विधायक रहे हैं साथियों कलायत हल्का से, और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। लेकिन जब किसान आंदोलन चला था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना त्याग पत्र दे दिया था। बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। बार बार उनके बयान भी है, कई बार सोशल मीडिया पे आए कि हमारी तो पार्टी जो है, मैं इंडियन नेशनल लोकदल की मैंने राजनीति की है, वो क्षेत्रीय पार्टी है, अब मैं किसी राष्ट्रीय पार्टी में शामिल होकर के तो दिल्ली दरबार के चक्कर में नहीं लगा सकता। उससे अच्छा तो यही है कि मैं अपने इलाके की जनता के ही चक्कर लगा लूं। बतौर निर्दलीय ही अपना नामांकन भरने का उनका मन बन चुका था। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ उनके बड़े पुराने और गहरे रिश्ते रहे हैं साथी। कहीं न कहीं अभय सिंह चौटाला जी ने तो सुनने में यह आ रहा है कि उनको ऑफर किया कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट, क्योंकि कलायत जो है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का हिस्सा पड़ता है साथियों। लेकिन उन्होंने रामपाल माजरा जी ने मना कर दिया। लेकिन रामपाल माजरा जी उनके पुराने आदमी थे, भरोसे के आदमी रहे थे। तो अभय सिंह जी ने कहा कि आप पार्टी में शामिल हो जाओ और आपको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हम आपको देते हैं, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आपको मनोनीत करते हैं। और वो पद उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी से डिस्कशन के बाद साथियों कहीं कहीं स्वीकार भी कर लिया। लेकिन मूल रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की नर्सरी के ही वो कभी न कभी साथियों विद्यार्थी रहे थे रामपाल माजरा जी। वहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बीच में कुछ मनमुटाव जो पारिवारिक उनके हुए थे, जब इंडियन नेशनल लोकदल टूटी थी तब बहुत से नेताओं का जो भविष्य था वो खराब भी हुआ, वो इधर से उधर भी हुए, वो किंग करते हुए मूड की स्थिति में भी रहे कि अब क्या करें क्या ना करें, किस तरफ जाएं, कौन से दल में जाएं, अजय गुट में जाएं या अभय गुट में जाएं। तो तकरीबन पूरा जो इनेलो पार्टी थी उसका कार्यकर्ता हताश और निराश था। तो उन नेताओं में शुमार रहे हैं, अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं के अंदर बड़े अच्छे वक्ता भी हैं। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उनके ऊपर बड़ा भरोसा करके साथियों जो है प्रदेश का इंडियन नेशनल लोकदल का उनको अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया गया है। साथियों ये 2 बड़ी ज्वाइनिंग कल में हुई है। लेकिन एक और बड़े नेता हरियाणा प्रदेश के, मैं उनके बारे में आपको विशेष रूप से जरूर चर्चा करना चाहूँगा। आज की जो करनाल लोकसभा की सीट है साथियों, बड़ी हॉट सीट सी हमें नजर आती है, क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और करनाल लोकसभा सीट से साथियों एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं और 5 बार करनाल जिले की किसी सीट से 5 बार विधानसभा का चुनाव वो हार चुके हैं। बड़े पढ़े लिखे हैं, IAS से रिटायरमेंट उन्होंने ली थी, कभी HCS की नियुक्ति उनकी हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई थी। उनके पिताजी भी जब हम बहुत छोटे बच्चे होते थे तब पशुपालन मंत्री हरियाणा प्रदेश के साथियों बने थे, और उनका नाम था शिव कुमार वर्मा जी। शिव कुमार वर्मा जी के बेटे वीरेंद्र मराठा जी की साथियों में बात कर रहा हूँ। वीरेंद्र मराठा जी ने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लेकर के साथियों को उन्होंने पार्टी बनाई थी
जिस पार्टी का नाम रखा था एकता शक्ति, और पूरे हरियाणा प्रदेश का उन्होंने भ्रमण किया था। एकता शक्ति पार्टी ने करनाल से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और वहां की विधानसभाओं के ऊपर भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उठाए। उस इलाके के अंदर जो प्रत्याशी उन्होंने उठा रखे थे, उनकी लोकसभा के अंदर भी बड़ी सम्मानजनक वोटें आई थी साथियों। करीब करीब उस जमाने में 1.25 लाख वोटें एकता शक्ति पार्टी के प्रत्याशी की आई थी। और शिवम वीरेंद्र मराठा जी ने जो विधायक का चुनाव लड़ा था, उसमें भी 25-26 हजार के आसपास उनकी वोटें आई थी। लेकिन 7 चुनाव साथियों वो हार चुके हैं, जीत नसीब नहीं हुई है, जीत प्राप्त नहीं हुई है। अनेक पार्टियां बदली, अपनी पार्टी का विलय भी किया, कांग्रेस में भी रहे, भाजपा में भी रहे, आम आदमी पार्टी में भी रहे, और वर्तमान समय में वो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनसीपी पार्टी के, जो शरद पवार जी की जो पार्टी है। शरद पवार जी ने पीछे हरियाणा में आकर के एक रैली की थी और शरद पवार जी ने उनको यह आश्वासन दे रखा था कि इंडिया गठबंधन का एनसीपी हिस्सा होगी, मैं कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर 1 सीट ज्यादा दे दूंगा, लेकिन करनाल से आपके लिए लोकसभा की सीट मैं कांग्रेस से जरूर मांगूंगा। लेकिन ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ साथियों, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। महाराष्ट्र के अंदर उनकी पार्टी का जो पार्टी के अंदर टूट हो गई, उनके भतीजे ज्यादा विधायकों को अपने साथ लेकर के प्रमुख रूप से पार्टी का दर्जा उन्होंने प्राप्त कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ आज वो सत्ता में वहां है। तो वो दबाव जो कांग्रेस के ऊपर शरद पवार जी का होना चाहिए था, किसी जमाने में होता था, वो दबाव अब उनका मित्रों नहीं है। उसी दबाव के चलते असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है वो वीरेंद्र मराठा जी के लिए बनी हुई है, क्योंकि करनाल से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी तो भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दी है। चर्चाएं तो सोशल मीडिया पे ये भी तैर रही हैं कि कांग्रेस के किसी नेता ने इस चीज के लिए भी जोर लगा रखा है कि समझौते में ये सीट जो है वीरेंद्र मराठा जी को ना मिले, क्योंकि वीरेंद्र मराठा को वहां सबसे मजबूत प्रत्याशी साथियों माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से या कांग्रेस पार्टी के निशान पर या एनसीपी के कोटे में अगर कांग्रेस वो सीट उनको दे दे तो मनोहर लाल जी को जीत हार की तो साथियों कह नहीं सकते, लेकिन कड़ी टक्कर वीरेंद्र मराठा जी देने के अंदर सक्षम है। और वीरेंद्र मराठा जी से मेरी व्यक्तिगत बात भी साथियों 2-3 दिन पहले हुई है। वो अब भी आशावान है कि शरद पवार जी मेरे लिए बातचीत में लगे हुए हैं। अगर ये काम हो जाता है तो वीरेंद्र मराठा जी का भाग्य साथियों चमक सकता है, क्योंकि उनकी जो छवि है वो एक जुझारू नेता की छवि है, एक पढ़े लिखे नेता की छवि है, और उनकी जो वहां पर जिस समुदाय से वो हैं उस समुदाय का एक विशेष वोट बैंक, करीब 2.25 लाख 2.5 लाख वोट रोड मराठा की वहां पे साथियों पड़ती है, क्योंकि हरियाणा का जो रोड है वो अपने नाम के साथ मराठा लिखता है। प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र सीट का जो दाव है वो एनसीपी शरद पवार जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से अगर संपर्क करके वीरेंद्र मराठा जी के लिए ये सीट टिकट दिलवा पाते हैं तो करनाल का चुनाव भी साथियों रोचक हो सकता है। हम बात जीत हार की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मुकाबले की। पिछली बार का अगर हम वहां पे चुनाव देखें तो लाखों वोटों के अंतर से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से लोकसभा का चुनाव जीते थे, मार्जिन ही कई लाख वोटों का था साथियों। अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर जी का मुकाबला वहां किसी से होने वाला नहीं है। क्लीन स्वीप करके एक तरफा चुनाव मनोहर लाल खट्टर जी आज की तारीख में करनाल से चुनाव जीतने जा रहे हैं। किसी और बड़े नेता की अगर कोई दल बदल की सूचना हमारे पास आई, अभी होंगे, बहुत होंगे, समय आया है। 2-4 दिन के बाद फिर बाजार मार्केट में जब गर्मी आएगी, जो जो चुनाव पोलिंग का नजदीक आएगा, जो नामांकन की तारीख नजदीक आएगी, तो बहुत से बड़े बड़े नेता भी इधर से उधर साथी होंगे। जो जो हमें पता लगता रहेगा समय समय पर हम आपको वो जानकारी आप तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। तो आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।